नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। पूछा गया है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन 3 में है 78.6 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन 4 में। तो टेम्परेचर मापने की कई इकाई होती है, तो इसके अंदर सेल्सियस में पूछा। ऑप्शन 4 98.6 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस के तो 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मापने की 3 इकाई। तो क्वेश्चन नंबर सामान्य तापमान होता है, इसके अंदर भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पैमाने के अंदर पूछा गया है। तो 8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन सी के अंदर है 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन 4 में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 98। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के अंदर 98.6 डिग्री ही होगा, लेकिन अगर सेल्सियस के अंदर पूछा जाए तो उसके अंदर सी, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ऑफ लगाना है। दोनों के अंदर 98.6 डिग्री ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया केल्विन स्केल में। मतलब मानव शरीर का टेम्परेचर ही पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि सेल्सियस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था केल्विन के अंदर पूछा है। तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है 290 डिग्री केल्विन, और ऑप्शन बी में है 310 डिग्री केल्विन, और ऑप्शन सी में है 300 डिग्री केल्विन डिग्री, और ऑप्शन 4 में है 305 डिग्री केल्विन। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा 310 डिग्री केल्विन। केल्विन के अंदर पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन। ऑप्शन सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मतलब मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, और ऑप्शन सेकंड में है मांसपेशी कोशिका, और ऑप्शन डी के अंदर है वृक्क कोशिका। मतलब 4 प्रकार की सेल दी गई है, और इनमें से पूछा गया कि सबसे लंबी सेल कौन सी है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसकी लंबाई 90 सेमी होती है, 90 सेमी। कई बार पूछा भी जाता है कि सबसे लंबी सेल की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी, 90 सेमी।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? मतलब 3 प्रकार की क्रियाएं दी गई है, रक्तचाप, लार और वमन। वमन यानी उल्टी आना, ये सब वमन है। अनैच्छिक क्रियाएं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही है कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, मतलब हम अपने और हमारा नियंत्रण नहीं होता, उसे अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि कोई नियंत्रण नहीं है, आंखों की पलकों का झपकना इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं के अंदर आता है। तो इसके अंदर पूछा गया कि ये सभी क्रियाएं होती है वो मस्तिष्क के किस पार्ट या भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो देखते हैं। फर्स्ट में है मध्य मस्तिष्क द्वारा, और ऑप्शन सेकंड में है मेडुला भाग द्वारा, और ऑप्शन सी में है हाइपोथैलेमस द्वारा, और ऑप्शन डी में है प्रमस्तिष्क द्वारा। मस्तिष्क के आमतौर पर तो 3 पार्ट होते हैं, अगर मध्य और पश्च मस्तिष्क 3 पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया कि किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला। मेडुला भाग द्वारा सभी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, जिसे मेडुला ओब्लोगेंटा भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र बिंदु माना जाता है मेडुला ओब्लोगेंटा को। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ती या जिसे रिफ्लेक्स क्रिया या फिर प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया या फिर रिफ्लेक्शन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है मस्तिष्क के द्वारा, और ऑप्शन सेकंड में है तंत्रिकाओं के द्वारा, और ऑप्शन सी में है मेरुरज्जु द्वारा, और ऑप्शन डी के अंदर है कि कोशिकाएं सेल्स करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, थोड़ी मिसप्रिंट है। इन सभी का नियंत्रण कौन करती है? मेरु रज्जु, या जिसे मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, कई उपनाम है इसके, उसके द्वारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्रियाओं का नियंत्रण होता है। रिफ्लेक्शन क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कि जिनका नियंत्रण प्रमस्तिष्क नहीं करता, इसमें प्रमस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता। वैसे प्रमस्तिष्क स्मृति, ज्ञान आदि क्रियाओं का ज्ञान कराता है प्रमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो इसके अंदर पूछा गया कि प्रतिवर्ती क्रियाओं क्या होती है? तो जो कि जिस पर प्रमस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जिस पर मेरुरज्जु यानी मेरुदंड का केंद्र बिंदु होता है वो, जैसे कि हम देखते हैं, हम चल रहे होते हैं, अचानक पैर के नीचे सांप का आ जाना, तो सांप के आ जाने पर जो एक्टिविटी होती है, जो क्रिया होती है, वो रिफ्लेक्शन क्रिया कहलाती है। जैसे कि अंगुली में सुई का चुभ जाना, ये सभी रिफ्लेक्शन क्रिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि ये रिफ्लेक्शन क्रिया होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेरुदंड द्वारा। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट में है ऊर्जा की आधारभूत इकाई, और ऑप्शन सेकंड में है रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, और ऑप्शन सी में है न्यूट्रॉन के प्रतिकण, और ऑप्शन डी में है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो न्यूरॉन क्या होता है? ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की।
जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक भेजती है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान मस्तिष्क को सूचनाओं का आदान प्रदान भेजती है। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मतलब स्वैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और स्वैच्छिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, जिन्हें ऐच्छिक क्रियाएं भी कहा जाता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सभी के लिए उत्तरदायी कौन है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है मेरुरज्जु, और ऑप्शन सेकंड में है प्रमस्तिष्क, और ऑप्शन थर्ड में है अनुमस्तिष्क, और ऑप्शन फोर्थ में है मेडुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड प्रमस्तिष्क। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क द्वारा क्या होता है कि शरीर की संस्थिति और संतुलन, पेशीय संतुलन का कार्य करता है अनुमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और ये क्या करता है, पेशीय संतुलन का कार्य करता है, पेशियों का संतुलन। पेशीय संतुलन का कार्य। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मतलब मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट में है महासंयोजक पिंड, और ऑप्शन सेकंड में है प्रमस्तिष्क, और ऑप्शन थर्ड में है अनुमस्तिष्क, और ऑप्शन फोर्थ में है मस्तिष्क स्तंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये क्या करता है, इसके अंदर स्मृति, सोचने विचारने की क्षमता, स्मृति, ज्ञान, चेतना आदि का अनुभव इसी के द्वारा होता है। ज्ञान, चेतना आदि सभी प्रमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो मस्तिष्क के सभी पार्टों का अलग अलग कार्य होते हैं। इस क्वेश्चन में भूख और प्यास लगना ये सब किस पार्ट के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में है मेड्यूला, ऑप्शन सेकंड में है दृक्पालियां, ऑप्शन थर्ड में है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 4 में है अनुमस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख प्यास आदि का हमें अनुभव होता है। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन रिलीज करती हैं, उस हार्मोन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य होता है हाइपोथैलेमस का, ग्लैंड पर जो, उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है।
तो ऑप्शन फोर्थ राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। ममोसा। क्वेश्चन नंबर 11। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पसच मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहले क्वेश्चन में पूछा था कि उल्टी, लार, वमन ये सब क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो उसका राइट आंसर क्या था? मेडुला भाग द्वारा। इसके अंदर पूछा गया है कि पसच मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है मेडुला ओब्लोगेंटा, और सेकंड में है पोन्स, और ऑप्शन 3 में है सेरेबेलम, और ऑप्शन फोर्थ में है सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लोगेंटा। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका मेडुला नाम दिया गया था और इसमें ओब्लोगेंटा है। क्वेश्चन वही है कि रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पसच मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो मेडुला ओब्लोगेंटा। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है। ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि स्मृति से संबंधित कौन सा भाग है, तो देखते हैं। इसमें फर्स्ट के अंदर है कि कर्ण, और सेकंड में है प्रमस्तिष्क, और 3 के अंदर है कि यकृत, और ऑप्शन फोर्थ में है किडनी या वृक्क। तो स्मृति से संबंधित, स्मृति सोचने विचारने की क्षमता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रमस्तिष्क मस्तिष्क की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। सॉरी, सबसे बड़ा पार्ट होता है मस्तिष्क का, और इसमें स्मृति, ज्ञान, चेतना ये सभी प्रमस्तिष्क के अंदर ही आता है। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, मतलब मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग पूछा है, तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है 1.64 kg, और सेकंड में 1.36 kg, और थर्ड में है 1.46 kg, और फोर्थ में 1.63 kg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 1.36 kg। मनुष्य मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1.36 kg के आसपास। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। मानव मस्तिष्क की मानव मस्तिष्क की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क की क्या विशेषता है, तो देखते हैं। फर्स्ट में है 2 दृक्पालियां, और सेकंड में है कार्पस ल्यूटियम, और थर्ड के अंदर है कार्पस केलोस, और फोर्थ में उपयुक्त सभी। कार्पस केलोसम थर्ड राइट हो जाएगा। कार्पस केलोसम मानव मस्तिष्क की विशेषता है। कार्पस केलोसम है क्या? कार्पस केलोसम मस्तिष्क 2 पार्टों के अंदर डिवाइड होता है। 2 भागों को जोड़ने वाली जो सेल्स होती है, 2 भागों को जोड़ने वाली जो तंत्रिकाएं होती है, उसे कार्पस केलोसम कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 15, मस्तिष्क में CSF की मात्रा होती है। CSF की मात्रा, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि CSF होता क्या है। इसका मतलब प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, मतलब एक द्रव है जो कि प्रमस्तिष्क के अंदर भरा रहता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव हिंदी के अंदर। तो इसके अंदर पूछा गया कि इसकी मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट में है 500 ml, और सेकंड में है 150 ml, और थर्ड में है 1000 ml, और फोर्थ के अंदर है कि 1.5 ml। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 150 ml। प्रमस्तिष्क के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहा जाता है, और इसकी मात्रा होती है 150 ml। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, रेटिना अपवर्ती है। मतलब रेटिना आंख से रिलेटेड, आई से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पहले क्वेश्चन मस्तिष्क यानी ब्रेन से रिलेटेड थे, और अब आ गए हैं आई यानी आंख से रिलेटेड। तो इसमें पूछा गया कि रेटिना अपवर्ती है, रेटिना का बढ़ना या अपवर्ती है। तो ऑप्शन फर्स्ट में है उन मस्तिष्क की, और सेकंड में है पोन्स वेरोलाई की, और सेकंड में है कि मध्य मस्तिष्क की, और ऑप्शन फोर्थ में है अगर मस्तिष्क पसच की। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा, अगर मस्तिष्क पसच की। रेटिना के अंदर अपवर्ती होती है, उसका रीजन क्या है, अगर मस्तिष्क पसच की अपवर्ती है। तो ऑप्शन फोर्थ राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में है अगर मस्तिष्क में, और सेकंड में है मध्य मस्तिष्क में, और थर्ड में है पसच मस्तिष्क में, और फोर्थ के अंदर दिया गया है कि मेरु रज्जु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क में। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का पिंड कहाँ पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क में। तो अब है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता क्या है। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अगर, मध्य और पसच। अगर और पसच मस्तिष्क के मध्य में पाया जाता है, उसे कहते हैं मेसोलेंस, मेसोलेंस, मेसोसेंस होता है। उसे मतलब अगर और पसच मस्तिष्क के मध्य एक नलिकाकार भाग होता है जो इन दोनों को अलग करता है, उसे कहते हैं मेसोसेंस। तो इसमें पूछा है कि हाँ क्वाड्रा क्वाड्रिजेमिना, तो मेसोसेंस में क्या होता है, 4 पिंड होते हैं उसके अंदर, 4 पिंड, 2 ऊपर की तरफ, टोटल 4 पिंड होते हैं, 2 ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं। ये ऊपर वाले साइड होते हैं और ये नीचे वाले साइड। ऊपर वाले साइड होते हैं उसे कहते हैं टेक्टम, टेक्टम, और इसे कहते हैं टैगमेन, टैगमेंटन, टैगमेंटम। तो इस टैगटम का क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है देखने का, ये देखने का कार्य करता है, और इसका कार्य होता है सुनने का, सुनने का कार्य करता है। तो देखने और सुनने का कार्य होता है वो मध्य मस्तिष्क, मेडुला ओब्लोंगेटा मध्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता होती है। आंखों की विभेदन क्षमता ऑप्शन फर्स्ट में 1.1 मिमी और सेकंड में है 0.1 मिमी और थर्ड में है 1.0 माइक्रोन और फोर्थ में है 10.0 माइक्रोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 0.1 मिमी। मतलब विभेदन क्षमता इससे अधिक या कम होने पर आंखें प्रभावित हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ ऑप्शन फर्स्ट में है पुतली या प्यूपिल और सेकंड में है दृष्टि पटल या फिर रेटिना और फोर्थ में है रक्तक पटल या कोरोइड और फोर्थ में है स्वच्छ मंडल या कोर्निया। ये सब नाम हिंदी के अंदर है और ये इंग्लिश में नाम दिए गए इधर वाले साइड, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल या फिर रेटिना। आंख के पीछे का पृष्ठ होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वही क्वेश्चन है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन फर्स्ट में है पुतली पर, सेकंड में है कोर्निया पर और थर्ड के अंदर है परितारिका या फिर आइरिस पर और फोर्थ में है दृष्टि पटल या रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल या रेटिना पर। आंख के पीछे का पृष्ठ होता है जिस पर वस्तु का आकर प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन फोर्थ राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। मतलब प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, जिस पर बाहर का प्रकाश सबसे पहले पड़ता है। सबसे पहले बाहर का प्रकाश रेटिना पर पड़ता है और रेटिना उसको फैलाता है प्रकाश को। तो इसमें पूछा गया कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील कौन सी है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है दृढ़ पटल, सेकंड में है वर्णक पटल और थर्ड में है दृष्टि पटल और फोर्थ के अंदर है कोर्निया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दृष्टि पटल या रेटिना। ऑप्शन 3 राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है क्या कहलाता है। मतलब कि नेत्र का वह पार्ट जो कि अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है कोर्निया, सेकंड में है आइरिस और थर्ड के अंदर है पुतली और फोर्थ में है रेटिना। तो ये सभी क्वेश्चन रेटिना से रिलेटेड है। मानव नेत्र का वह भाग जो अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना यानी दृष्टि पटल। अभिसारित कौन करता है? प्रकाश को अभिसारित, जिस पर प्रकाश सबसे पहले पड़ता है वही प्रकाश को अभिसारित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टि पटल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, एक पेश या डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है कहलाती है। पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। आंखों के अंदर, आंखों के बाहर जो सुरक्षा का कार्य करती है, आंखों की सुरक्षा का कार्य करती है बाहरी आघातों से, तो वो क्या है? पुतली होती है या फिर आइरिस। तो इसका नियंत्रित, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है?
तो ऑप्शन फर्स्ट में है परितारिका या फिर आइरिस, सेकंड में है कॉर्निया, और थर्ड में है रेटिना, और फोर्थ के अंदर है काचाभ द्रव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट परितारिका या फिर आइरिस। आइरिस या परितारिका रेटिना के पीछे स्थित होती है। ये क्या कार्य करती है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करती है या फिर पुतली की सुरक्षा का कार्य भी ये करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? मतलब प्रत्यारोपण क्या होता है? किसी चीज का दान करना, दान को ही प्रत्यारोपण कहते हैं। तो देखते हैं कि संपूर्ण नेत्र को क्या मतलब नेत्र, संपूर्ण नेत्र का दान किया जा सकता है, और सेकंड में है रेटिना का, और 3 में है कि कॉर्निया का, और फोर्थ के अंदर है कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ये अपवाद ही है कंजक्टिवा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड संपूर्ण नेत्र का दान नहीं किया जा सकता, सिर्फ कॉर्निया भाग का ही दान किया जा सकता है। नेत्र के अंदर प्रत्यारोपण किया जाता है तो किसी नेत्र का, वो कॉर्निया भाग ही होता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है? मतलब सामान्य नेत्र में एकदम क्लियर दिखाई देने वाली दूरी, मानक दूरी कितनी होती है? तो देखते हैं। फर्स्ट में है 25 मिमी, सेकंड में है 25 सेमी, और थर्ड में है 25 मिमी, और फोर्थ के अंदर है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 25 सेमी के लिए वाली सुस्पष्ट दृष्टि की मानक दूरी होती है 25 सेमी। तो सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है उसका, वो कौन सा अंग है? तो फर्स्ट में है कॉर्निया, सेकंड के अंदर है एक्टिव अस्यूमर, और थर्ड के अंदर है लेंस, और फोर्थ में है काचाभ दरिया विट्रियस हेम्यूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस। लेंस सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग होता है। लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करता है। तो वृद्धावस्था या फिर आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो इसमें क्या होता है कि ये भूरा या फिर भूरा होने लगता है, जिससे कि हमें कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हमें बिल्कुल अपारदर्शी हो जाती है आंखें। तो उस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। इसमें सिर्फ हमें इतना ही पूछा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, तो सेकंड राइट हो जाएगा लेंस। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य नेत्र मनुष्य नेत्र में पाया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक आयु होती है, प्राकृतिक आंख में जो पाया जाता है वो पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट में द्विअवतल लेंस, और सेकंड में है द्विअवतल लेंस। सॉरी, फर्स्ट में आएगा उत्तल लेंस, मिसप्रिंट है यहाँ। फर्स्ट में द्विउत्तल लेंस, और सेकंड में है द्विअवतल दर्पण, और थर्ड में है द्विउत्तल लेंस, और फोर्थ के अंदर दिया है प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस, सॉरी सही लिखा गया है, द्विअवतल लेंस मनुष्य मस्तिष्क में पाया जाता है द्विअवतल लेंस। मतलब ये प्राकृतिक नेचुरल लेंस होता है जो कि किरणों को अभिसारित करता है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, द्विउत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस तो
प्राकृतिक लेंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? मतलब आंखों का रंग निर्धारण कौन करता है? तो फर्स्ट में है कोर्निया, सेकंड में है आइरिस, और थर्ड के अंदर है कोरोइड, और फोर्थ में है विट्रस बॉडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोइड। कोरोइड आंख की रंग निर्धारण करता है। तो ऑप्शन 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नांकित में से क्या नहीं कर सकता? मायोपिया, मायोपिया एक रोग होता है जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। हिंदी के अंदर उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। पास की वस्तुएं को साफ देख पाना, कि पास की वस्तु को साफ देखना। सेकंड में है उच्च आवृत्ति की आवाज सुन पाना, और थर्ड में है दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना, और फोर्थ में है निम्न आवृत्ति की आवाज सुन पाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? द्विअवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं दूर दृष्टि दोष में, सेकंड है निकट दृष्टि दोष में, और फोर्थ में है दृष्टि वैषम्य में, और फोर्थ के अंदर है मोतियाबिंद के अंदर। तो द्विअवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के अंदर। निकट दृष्टि दोष के अंदर द्विअवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये लेंस किरणों को अपसारित कर देता है। अपसारित कर देगा तो ये दूर की वस्तुओं को साफ देख पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि तो देखते हैं। फर्स्ट के अंदर है यकृत, सेकंड में है अग्नाशय, और थर्ड के अंदर है अधिवृक्क, और फोर्थ में है थाइमस। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या फिर लीवर, जो कि 1.5 kg की होती है, और 17 से 22 सेमी लंबी होती है। लंबाई होती है 17 से 22 सेमी, और वजन होता है 1.5 kg का। 1.5 kg वजन होता है और 17 से 22 सेमी लंबी होती है यकृत ग्रंथि। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट संवेदना सीमित रहती है? मतलब मनुष्य की जीभ का कौन सा क्षेत्र है जिसमें कड़वाहट सीमित रहती है? तो देखते हैं। फर्स्ट के अंदर है अगला भाग, और सेकंड में है किनारों पर, और थर्ड के अंदर है मध्य भाग में, और फोर्थ में है पिछले भाग के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछले भाग में। जीभ के पिछले भाग तक कड़वाहट सीमित रहती है, और मध्य भाग के अंदर, अग्र भाग के अंदर मीठेपन का टेस्ट होता है। तो सभी का अलग अलग होता है। पार्श्व भाग में खट्टेपन तक सीमित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछला भाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा जोड़ा सुमेलित है?
सुमेलित कौन सा है? तो देखते हैं, आस्य, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये रोग है। सेकंड में कुप्पिका द्वारा श्वसन, ये भी रोग है। और थर्ड में अरक्तता यानी अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन। और फोर्थ में वृक्क धमनी यानी हृदय, ये सभी रोग है। वृक्क धमनी और हृदय का कोई, वृक्क धमनी हृदय से रिलेटेड नहीं है। और इसमें कुप्पिका श्वसन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरक्तता यानी अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन। कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? तो थर्ड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र से सही दर्शाया गया है? मतलब रेखा चित्र दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? तो देखते हैं, फर्स्ट में है ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल प्लस एथेनॉल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सेकंड में है ग्लूकोज लैक्टिक एसिड और CO2 प्लस जल। और थर्ड के अंदर दिया गया ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल CO2 प्लस जल। और मिसप्रिंट है, ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल एथेनॉल प्लस CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ग्लूकोज फिर पाइरुविक अम्ल CO2 फिर जल बनता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, वायु के अंदर लेने को कहते हैं। तो फर्स्ट में है श्वसन, सेकंड के अंदर है निःश्वसन, और फोर्थ में है आंतरिक, और फोर्थ के अंदर है कोशिका श्वसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निःश्वसन। वायु के अंदर लेने को कहते हैं निःश्वसन, श्वसन और उच्च श्वसन। तो इसका, इसमें पूछा गया अंदर लेने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निःश्वसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्यों में श्वसन दर है, श्वसन दर कितनी है? तो देखते हैं, 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, और 72 प्रति मिनट, और 17 से 19 प्रति मिनट। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा, 17 से 19 प्रति मिनट। श्वसन दर, मनुष्य में श्वसन दर है 17 से 19 प्रति मिनट के अंदर हम श्वसन अंदर लेते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 37, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? इसके अंदर पूछा गया है 1 मिनट में कितनी बार श्वसन लेता है। तो देखते हैं, फर्स्ट में है 24 बार, सेकंड के अंदर है 16 बार, थर्ड में है 36 बार, और फोर्थ के अंदर है 72 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 बार। 16 बार 1 मिनट में श्वसन लेता है नॉर्मल व्यक्ति। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? मतलब जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो देखते हैं, फर्स्ट में है 4%, सेकंड में है 8%, और थर्ड में है 12%, और फोर्थ के अंदर है 16%। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा 4%। जो सांस हम लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं उसकी मात्रा होती है 4%। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। एपिग्लोटिस या जिसे घंटी द्वार भी कहा जाता है। तो फर्स्ट में है भोजन को ग्रसनी में भेजना,
और सेकंड में है भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकना, और थर्ड में है भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना, और फोर्थ में है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकना। क्या होता है, जैसे हम भोजन लेते हैं, भोजन मुख गुहा के अंदर आता है और मुख गुहा से ग्रसनी में आता है, तो ग्रसनी कंठ द्वार पर आते ही एपिग्लोटिस ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे कि वो कंठ तक भोजन नहीं जा पाता या श्वसन नाल में प्रवेश करने से रोक देता है, उसे ही एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। ग्रसनी में क्रमाकुंचन गतियां होती रहती हैं, संकुंचन और शिथिलन की, जिसकी वजह से भोजन ग्रास नली तक पहुंचता है। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? लंग्स, मानव शरीर के अंदर लंग्स कहाँ पर होते हैं या फिर फेफड़े कहाँ पर होते हैं? तो देखते हैं, फर्स्ट में है उदरीय गुहा में, सेकंड में हृदय आवरणी गुहा में, और थर्ड में है मुख गुहा के अंदर, और फोर्थ में है वक्षीय गुहा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्ष गुहा के अंदर। वक्ष गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। एल्वियोलाई में पाई जाती है, एल्वियोलाई में पाई जाती है। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट में है सल्की उपकला, सेकंड में है उपकला, और थर्ड में है उपास्थि छल्ले, और फोर्थ के अंदर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट है सल्की उपकला, एल्वियोलाई के अंदर सल्की उपकलाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। श्वास या फिर श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी है? श्वसन लेने में मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन फर्स्ट में है नासिका, सेकंड में है पसलियां, और थर्ड में है फेफड़े, और फोर्थ के अंदर है डायफ्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, डायफ्राम। डायफ्राम के द्वारा ही श्वसन क्रिया होती है। डायफ्राम में संकुंचन और शिथिलन की क्रिया होती रहती है। तो ऑप्शन फोर्थ राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 43। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? कि मतलब श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो देखते हैं, फर्स्ट में है उपचयी प्रकार की, और सेकंड में है उष्मा शोषी, और थर्ड के अंदर है उष्माक्षेपी, और फोर्थ में है ऊर्जा शोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाए उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है श्वसन। इसमें ऊर्जा का ना उत्सर्जन होता है, नहीं अवशोषण होता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, मतलब एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद। तो देखते हैं, फर्स्ट में है ग्लूकोज का अपघटन, और सेकंड में है क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्कर, और थर्ड में है अंतिम श्वास श्रृंखला, और फोर्थ में है जल अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर यह वायवीय श्वसन का दूसरा पथ होता है, जिसे क्रेब्स चक्कर कहते हैं। पहला पथ, दो क्वेश्चन ये है कि पहला पथ क्या होता है, वो होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, और सेकंड होता है क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर के अंदर 32 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है।
32 एटीपी अणु का निर्माण होता है। और इसका नाम, इसके खोजकर्ता थे हेंस एडोल्फ क्रेब, जिनके नाम पर इनका नाम पड़ा है क्रेब्स चक्कर। कई बार पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्कर द्वारा कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, तो 32 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्रेब्स चक्कर किसके आधार पर रखा गया, तो इसका वैज्ञानिक था हेंस एडोल्फ क्रेब, और जिनके नाम पर इनका नाम रखा है क्रेब्स चक्कर। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, मुख्य श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करते हैं? मुख्य श्वसन तंत्र में पूछा है, तो श्वसन तंत्र में मुख्य किस तौर पर कार्य करता है देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है प्राथमिक, सेकंड में है द्वितीयक, और थर्ड में है तृतीयक और चतुर्थक। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक। मुख्य द्वितीयक श्वसन तंत्र पर कार्य करता है। पहला श्वसन तंत्र तो नासिका है, नासिका द्वारा श्वसन करते हैं, और कई बार नासिका या फिर कोई प्रॉब्लम होने पर हम मुख द्वारा श्वसन करते हैं, तो मुख श्वसन का द्वितीयक अंग माना जाता है। तो सेकंड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नाल में जाने से रोकता है? मतलब भोजन को निगलते हैं तो कौन सा पार्ट है जो श्वास नाल में जाने से रोकता है? फर्स्ट में है ग्लोटिस, सेकंड में है लेरिंग्स, और थर्ड में है एपिग्लोटिस, और फोर्थ के अंदर है फेरिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस। ये क्वेश्चन पीछे वाले में भी पूछा गया था कि भोजन को निगलते समय कौन इसे कंठ द्वार में जाने से रोकता है, तो इसका राइट आंसर है एपिग्लोटिस, या फिर इसे घंटी द्वार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? मतलब पाचन और श्वसन नलियां दोनों क्रॉस करती है। फर्स्ट में है ग्रसनी, सेकंड में है कंठ, और थर्ड के अंदर है ग्रास नली, फोर्थ के अंदर है श्वास नली। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है ग्रसनी। पाचन और श्वसन नलियां क्रॉस करती है ग्रसनी के अंदर, तो इसे मुख और वायु और श्वसन का सहमार्ग कहा जाता है ग्रसनी को। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर कौन कार्य करता है देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है पाचन तंत्र, सेकंड में है तंत्रिका तंत्र, और थर्ड में है श्वसन तंत्र, और फोर्थ में है प्रजनन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, श्वसन तंत्र। अंतःस्रावी इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पाचन तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है, शरीर को सहारा प्रदान करता है। तो देखते हैं। फर्स्ट में है कंकाल तंत्र, सेकंड में है श्वसन तंत्र, और थर्ड के अंदर है तंत्रिका तंत्र, और फोर्थ में है पाचन तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकाल। कंकाल तंत्र ही हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है और हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 या 50, टूटी हड्डियों
की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? मतलब टूटी हुई हड्डियों की सही स्थिति ज्ञात करने वाला माध्यम। फर्स्ट है लेजर, सेकंड है माइक्रोवेव, थर्ड है एक्सरे और फोर्थ है अल्ट्रासाउंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे। एक्सरे शरीर के आंतरिक भागों को भी मतलब निरीक्षण करता है, जिससे कि आंतरिक अंगों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या है कि ठोस भागों को, शरीर के ठोस भाग होते हैं, ठोस भागों को तो सफेद कलर के अंदर दिखाता है और नरम को गहरे रंग में दिखाता है, गहरे रंग के अंदर दिखाता है, जिससे कि फ्रैक्चर का पता लगाया जा सकता है या किसी भी प्रकार के रोग का पता लगा सकते हैं एक्सरे के द्वारा। ऑप्शन थर्ड राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।